नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ा था कि पहले पॉलिटी को या फिर पॉलिटिकल साइंस को एज ए सब्जेक्ट कैसे बनाया गया, वो चीज़ हमने देखी। फिर आपका इंडियन पॉलिटी या फिर पॉलिटी का मतलब क्या होता है, राज्य व्यवस्था को कैसे हम समझते हैं। फिर उसमें संविधान की कुछ हमने बात करी थी कि संविधान किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, ठीक है, कितने भागों में उसको बांटा गया है, बड़ा और छोटा संविधान, नया और पुराना संविधान की हमने बात करी थी। फिर उसके बाद में भारत में कुछ कंपनीज की एंट्री हमने करा दी थी, कुछ यूरोपियन कंपनीज जो भारत में आई थी, ठीक है। तो उन्हीं में से एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में आके बवाल मचाया। सबसे पहले उसने व्यापार किया, लेकिन फिर उसके बाद में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद में उन्होंने क्या किया, भारत में शासन व्यवस्था भी शुरुआत कर दी और भारत के लिए एक संविधान बनाने की बात की गई थी, जिसमें उसी क्रम में हमने देखा था कि सबसे पहला जो एक्ट आया था, उनके द्वारा जो अधिनियम लागू किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई होंगी, जिनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया और आपको बताया था पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। तो उसमें से हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में बात कर ली थी। तो अभी बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है, फिर यहां से अपनी क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अधिनियम के बेस ही होगा, हम इसमें एक्ट ही पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दो, 1784 के आसपास, 1784 के आसपास ब्रिटेन में एक पीएम नियुक्त होते हैं जिनका नाम है विलियम पिट्स। जिनका नाम क्या है दोस्तों, विलियम पिट्स नाम है। ये ब्रिटिश पीएम वहां पे अपॉइंट हुए थे उस समय। तो एक्चुअली हुआ क्या, बात ये हुआ कि एक बोर्ड बनाया गया था सीओडी करके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कब बनाया गया था, तो जिस समय कंपनी बनाई गई थी उस समय क्या देख रहा था, तो ट्रेडिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी बात इसमें ये हुई कि अब तक आते आते भारत में रूल भी करना शुरू कर दिया। तो ट्रेड सिस्टम और रूल सिस्टम को ऑपरेट कौन कर रहा था, कंट्रोल कौन कर रहा था, तो कंट्रोल कर रहा था भाई साहब ये सीओडी। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बार इस ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स ने इस बात को ऑब्जर्व किया, इस बात को महसूस किया कि कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ शासन भी कर रही है। तो वही बात हमने लिखी है, ही ऑब्जर्व्ड दैट द कंपनी इज आल्सो रूलिंग विद ट्रेड इन इंडिया। तो कंपनी भारत में व्यापार व्यवस्था के साथ साथ शासन व्यवस्था भी देख रही है। और उस समय कंपनी की ये जिम्मेदारी थी, कंपनी के अंदर किसकी जिम्मेदारी थी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको हम कह सकते हैं, वही देखते थे क्या, ट्रेड सिस्टम देखते थे और यहाँ पे शासन व्यवस्था भी देख रहे थे। हमने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट में कि इसमें अगर बात करें मेंबर्स की तो मेंबर्स की संख्या थी यहाँ पे 24 और यहाँ पे इसका टेन्योर जो पहले 1 वर्ष था वो बाद में कर दिया था कितना, 4 वर्ष। और 4 वर्ष का जो इनका टेन्योर जो कार्यकाल था वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब इन्होंने जब इस चीज को महसूस कर लिया पिट्स साहब ने कि कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ शासन व्यवस्था भी देख रही है और कंपनी का कौन सा बोर्ड, तो सीओडी। तो इन्होंने कहा कि अब जरूरत है एक नए बोर्ड की, अब एक जरूरत है नए बोर्ड की। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, सो ए न्यू बोर्ड वाज फॉर्म्ड बाय दिस एक्ट। इस अधिनियम के अनुसार एक नया बोर्ड स्थापित किया गया जिसका नाम है, या जिसे जानते हैं हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से। तो भाई साहब बीओसी बनाया गया। और अगर बात इसके मेंबर्स की करें तो जिस समय इसको फॉर्म किया गया तो इसमें 6 मेंबर थे, 6 सदस्य थे। और इन 6 सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी ये अपॉइंट होते थे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश ताज के द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी, जो शासन व्यवस्था में अपना योगदान देते थे। तो भाई साहब कहीं ना कहीं ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया ये केवल और केवल टू कंट्रोल रूलिंग सिस्टम इन इंडिया या ऑफ इंडिया, भारत की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए या फिर शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। और उस बोर्ड
बोर्ड को क्या कहा गया, बीओसी कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा गया। तो पहले क्या था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको आप कह सकते हैं, और बाद में क्या बनाया गया, तो बीओसी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। तो आपको याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सीओडी नहीं बनाया गया था, ये तो पहले से था। यहां पर बनाया गया क्या, बीओसी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। और कहीं ना कहीं अब यहां पर जो बीओसी की जिम्मेवारी हो गई वो भारत का शासन व्यवस्था देखने की हो गई, और सीओडी की जो जिम्मेवारी हो गई तो भारत की कहीं ना कहीं ट्रेडिंग सिस्टम को की जिम्मेवारी किसकी हो गई भाई साहब, तो सीओडी की हो गई। इतनी बात हमने यहां तक देखी। अब दो चीज यहां पर नई हुई है, उनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, और किसके थ्रू शासन कर रही थी भाई साहब, तो ब्रिटिश क्राउन के शासन कौन करा रहा था, ब्रिटिश क्राउन करा रहा था। तो कहीं ना कहीं जितने भी अधिनियम पारित हो रहे थे कौन बना रहा था इनको, इनके पीछे विधायिका का जो काम कर रहा है, कानून बनाने का जो काम कर रहा है, वो कर रहा है ब्रिटिश क्राउन या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इनको भारत में अप्लाई या पालन करने या फिर लागू करने की अगर हम बात करें तो कौन कर रहा है दोस्तों, तो बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो कहीं ना कहीं भारत को ब्रिटेन की संघ शासित क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश या ब्रिटिश का उपनिवेशित राज्य कब कहा गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी एक्ट के अंतर्गत पहली बार भारत को यूनियन टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश कहा गया, ब्रिटिश द्वारा शासित प्रदेश कहा गया। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कब भारत को यूटी ऑफ ब्रिटिश कहा गया, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत को यूटी ऑफ ब्रिटिश कहा गया, किस अधिनियम के द्वारा भारत को ब्रिटिश संघ शासित प्रदेश कहा गया। तो वो एक्ट है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कैपिटल स्थापित कर दी, कहां पर, कलकत्ता में। और यही कारण है कि ये जो कलकत्ता है, ये कलकत्ता स्थित है कहां पे, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में एक नदी पड़ती है दोस्तों, हुगली नाम की एक नदी वहां पे पड़ती है। इस हुगली नदी के किनारे पर शहर बसा हुआ है ये कलकत्ता। और इस कलकत्ता को आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, लंदन ऑफ ईस्ट इसे कहा जाता है, पूर्व का लंदन कहा जाता है। किसको, कलकत्ता को पूर्व का लंदन कहा जाता है। क्लियर है क्या बात। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट में हमेशा जब भी लोग बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, कि सीओडी और बीओसी की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सीओडी है वो बनाया गया कब, तो पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, सीओडी बना गया था तभी जब कंपनी भारत में आई थी, और लेकिन उस समय इसके काम क्या थे, तो भारत में ट्रेड सिस्टम और रूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करना उसका काम हुआ करता था। इसमें 24 मेंबर हुआ करते थे। लेकिन इस भाई साहब ने सबसे पहले ये फील किया, ये महसूस किया, ऑब्जर्व किया कि जो कंपनी का एक ये बोर्ड है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ये कहीं ना कहीं व्यापार के साथ साथ शासन व्यवस्था भी देख रहा है। तो व्यापारी व्यवस्था भी देखे और शासन व्यवस्था भी देखे तो एक बंदा बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा, ना तो व्यापार ढंग से कर पाएगा ना ही शासन व्यवस्था ढंग से कर पाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बीओसी बनाया, उसके 6 मेंबर बनाए गए। और इन 6 मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता था, इनकी नियुक्ति कौन करता था, तो भाई साहब ये ब्रिटिश क्राउन द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। और इनका काम क्या था, इनका काम था भारत की शासन व्यवस्था को कंट्रोल करना। तो जब अब काम बट गया तो एक बात यहां से आप लोग देखना भाई साहब, दिक्कत एक हुई, कहीं ना कहीं जो सीओडी था उसका कार्य क्या हो गया, सीओडी का कार्य हो गया भाई साहब कि भारत में क्या करना है, व्यापार व्यवस्था को देखना है, कंट्रोल करना है। और बीओसी का जो एक था वो क्या था कि भारत में शासन व्यवस्था को कंट्रोल करना है। अब बात आती है दोस्तों यहां पर देखिएगा, इंडिया कॉल्ड द डोमिनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर दिस एक्ट। और यहां पर क्या किया गया, कलकत्ता को क्या किया गया, कैपिटल बनाया गया, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं यहां से अगले अधिनियम की। तो अभी एक नया वर्ड आया है, चार्टर।
तो चार्टर का मतलब होता है क्या, ये आप लोग अभी समझना। इसका मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है दोस्तों? अधिकार पत्र मतलब होता है चार्टर का। और अभी हम देखेंगे कि हमारे पास में लगभग 4 आएंगे चार्टर एक्ट, और उनका क्रम क्या रहेगा। तो एक आएगा 1793 में, इसके बाद आएगा 20 वर्षों के बाद में आएगा। देखिए 20 वर्षों वाली कहानी क्या है 2 मिनट में पता चल जाएगी। तो यहाँ पे 1813 की बात करेंगे, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे 1833 की, फिर बात करेंगे 1853 की, 1853 की। तो इस प्रकार से इस क्रम में ये 4 चार्टर एक्ट आते हैं, जिनमें से हमें अभी बात करनी है पहले वाले चार्टर एक्ट की। और नंबर 1 पे चार्टर एक्ट आता है 1793 का। तो यहाँ पे ज्यादा बातें तो नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे इन जनरल अगर हम देखें तो 2 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, देखिए एक सीओडी बनाया गया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि लोगों को ये लगता है, ये पता रहता है कि जिस समय 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो उस समय एक बोर्ड फॉर्म किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो इसी के साथ साथ हम कई बार जोड़ देते हैं कि जो सीओडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, वो भी कब आया, वो भी कब बनाया गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, इसको फाउंड किया गया था, उसी समय बना दिया गया था सीओडी। और यहाँ पर बीओसी जब बनाया गया तो क्या हुआ, खाली कार्य जो थे वो थोड़ा सा इसमें बांट दिए गए कि जो बीओसी है इसको रोलिंग सिस्टम दे देंगे, ठीक है, और यहां से जो सीओडी है इसको हम क्या दे देंगे, ट्रेड सिस्टम दे देंगे, ठीक है। तो जितना भी व्यापारिक व्यवस्था है वो सीओडी हैंडल करेगा, जितना भी रोलिंग सिस्टम है उसको कौन हैंडल करेगा, शासनिक व्यवस्था को तो बीओसी कंट्रोल करेगा। अब बात ये है कि हमने देखा है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यहाँ पर 6 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे, जिनको अपॉइंट करता था ब्रिटिश क्राउन। और यहाँ पर हमने देखा कि अब तक इसमें 24 मेंबर्स हैं, वो बाद में जाके चेंज होगा कि किस प्रकार से। देखिए अब यहाँ पे जो 24 मेंबर्स थे ना ये दोस्तों, अब इसमें क्या हुआ, इनका जो कार्यकाल था वो कितना था, यहां पर कर दिया था 4 साल, और इनका तो लगातार चल ही रहा था। अब बात यह है, इन लोगों का जो सैलरीज है, इन लोगों का जो वेतन व्यवस्था है वो सारा का सारा कहां से आता था। तो अब तक कंपनी को जितना भी भारत से प्रॉफिट होता था किसमें, व्यापार में, वहां से इनका सैलरीज दिया जाता था। लेकिन अभी एक चार्टर एक्ट आया 1793 का, जिसमें इस चीज को निश्चित किया गया कि अब के बाद या अब से बीओसी या सीओडी के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब का जो सैलरी होगा वो कहां से दिया जाएगा, तो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत ये नियम बनाया गया या फिर घोषणा की गई कि बीओसी और सीओडी के मेंबर्स का जो सैलरी है वो कौन देगा, कहां से देगा, तो भारतीय रेवेन्यू से, भारतीय राजस्व से देगा। और यहां पर इसी में एक बात किया गया दोस्तों, इसी अधिनियम में एक बात और किया गया कि भारत में ये जितने भी एक्ट लागू किए जा रहे हैं ब्रिटिश क्राउन द्वारा कराए जा रहे हैं, और लागू करने का काम किसका है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। तो भाई साहब अब लगातार जब भी देखते थे तभी अमेंडमेंट, जब देखते थे तब संशोधन, कुछ भी नई बात लानी है तो तुरंत से संशोधन कर देते थे। तो ऐसा नहीं, अभी क्या किया गया कि जितने भी आपको नियम बनाने हैं वो नियम जो आप बनाएंगे इतने सोच समझ के आपको बनाने हैं ताकि अगला अधिनियम हम 20 वर्षों में ही बनाएं, ठीक है। या फिर अगर पिछले अधिनियम में हमें अमेंडमेंट करना है तो अगले 20 वर्षों के बाद ही होगा। तो इस बात को यहाँ पे निश्चित कर दिया गया कि संविधान में संशोधन कितने वर्षों में होगा, तो 20 वर्षों में होगा। तो यहाँ से कहा जाता है कि इस अधिनियम के अनुसार एक नियम बनाया गया कि संविधान में संशोधन 20 वर्षों के बाद होगा। थ्रू दिस एक्ट a rule was made that the constitution be amended in 20 years। क्लियर है क्या बात? तो दो बातें यहाँ से हमें याद रखनी है। एक तो बीओसी और सीओडी का जो यहाँ पे वेतन है वो कहाँ से दिया जाएगा, तो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा दोस्तों। और अगर बात करें संविधान में संशोधन करने की तो ये कितने वर्षों में होगा, ये 20 वर्षों में होगा। और यही बात हमने देखी है कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था यहां से लेकर यहां तक लगे 20 वर्ष 1813 में आ गए। यहां से आगे पहुंचे
20 वर्ष 1833 में आ गए, यहां से आगे पहुंचे 20 वर्ष 1853 में आ गए। अब लगातार यही काम चलने वाला था, लेकिन दिक्कत हो गई क्या, 1857 में एक क्रांति हुई भारत के अंदर, जिसको 1857 की क्रांति कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम बदल जाएगा और कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन को भारत में डायरेक्ट कंट्रोल करने का, भारत में डायरेक्ट शासन स्थापित करने का एक मौका मिलेगा। इसलिए क्या होगा, 1858 में यहाँ पे भारत शासन अधिनियम आएगा और ये कड़ी टूट जाएगी कि 20 वर्षों के बाद यहाँ पे नया संशोधन होगा या फिर नया एक्ट आएगा। क्लियर है क्या मेरी बात। अब यहाँ पे देखते हैं, दो बातें की हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का 13 का जो अधिकार पत्र अधिनियम था या चार्टर एक्ट था, इसके बारे में क्या क्या बात है। सबसे पहले, अब कंपनी को बहुत टाइम हो गया था, बहुत समय व्यतीत कर लिया भारत के अंदर, और किस चीजों के साथ में, दो चीजों के साथ में। पहले तो व्यापार व्यवस्था चल रही थी, व्यापार ही ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, लेकिन अभी क्या था कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद में फिर यहाँ पे दिक्कत बढ़ती चली गई। शासन में कहीं ना कहीं कदम रखा, भारत में एक राज्य स्थापित किया, तो भारत के लिए रूल रेगुलेशन की बात की गई। तो कहीं ना कहीं अब शासन व्यवस्था भी देख रहे थे और व्यापारिक व्यवस्था भी देख रहे थे। तो अब यहां पर ब्रिटिश क्राउन कहता है कि भाई साहब, आप लोग शासन पे ज्यादा ध्यान दो, व्यापार तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी कंपनी देख लेगी। तो अब बात यह है, अगर ब्रिटिश क्राउन चाहता तो कभी भी यहां पर दूसरी कंपनी को भारत में भेज देता, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो और थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या फिर जो इस्तादो दा इंडिया पुर्तगीज कंपनी थी, वो सारी की सारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी। उनमें से एकमात्र कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, ये आपको बताए थे। अब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी होगी तो कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट होगा सरकार और इस कंपनी के फाउंडर्स के बीच में, ठीक है, कि सरकार आप हमें इतने दिनों का मोनोपोली दे दो, एकाधिकार दे दो। और एकाधिकार का मतलब कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रहेगी और उसके पास में एकाधिकार की शक्ति होगी, मोनोपोली की शक्ति होगी, तब तक दूसरी कोई कंपनी भारत में एंटर नहीं कर सकती। क्लियर है क्या बात। लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और अब कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि भाई साहब मैं खुद ही व्यापार खत्म कर दूं, मुझे तो खाली शासन व्यवस्था देखनी है। क्योंकि अभी क्या है, टैक्स सिस्टम को ये भारत में शुरू करने वाले थे, तो रेवेन्यू कहां से बढ़ेगा, टैक्स से बढ़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि कर व्यवस्था कब शुरुआत होगी, तो सारी सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, कंपनी की एकाधिकारों में क्या किया गया, या तो समाप्त कह सकते हैं कि क्योंकि एकाधिकार समाप्त हो जाएंगे तभी यहाँ पर दूसरी कंपनीज एंट्री करेंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ब्रिटेन में कुछ और नई कंपनियां बनी और उन्होंने भारत में प्रवेश कर दिया, किसके तहत, 1813 के इस चार्टर एक्ट के तहत, क्योंकि यहाँ पर द मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज एबोलिश्ड, कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। पूर्णतः समाप्त नहीं किया, ये बात आती है कि पहली बार जो इनके जो व्यापारिक अधिकार थे, एक अधिकार था, उसमें कमी कब की गई, तो भाई साहब वो आता है 1813 की बात आती है। और अगर पूर्णतः इसको पूरा समाप्ति की बात करिए तो वो बात बाद में करेंगे, अभी ध्यान देना। तो जब कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से भारत में इसका व्यापार खत्म नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ व्यापार तो ये करेंगे, लेकिन भारत में क्षेत्रों के अनुसार इसको नहीं बांटा गया कि भाई साहब उस क्षेत्र में खाली व्यापार करेंगे। यहां पर क्या कर दिया कि आप पूरे भारत में व्यापार करो, लेकिन आप प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट क्या है, एक चाय है और दूसरा ओपियम है। ओपियम कहते हैं अफीम को, ओपियम कहते हैं अफीम को, और टी होता है चाय। तो भाई साहब कहीं ना कहीं भारत की सीमा के अंदर इनको दो चीजों के ट्रेड या फिर व्यापार की अनुमति दी गई, जिसमें से एक था चाय और दूसरा था अफीम, टी एंड ओपियम, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में एक दूसरा काम इन्होंने सबसे बेहतरीन जो किया है वो क्या था कि राइट टू ट्रेड विद चाइना वाज गिवन बाय दिस एक्ट, कि इस अधिनियम के अंतर्गत चीन के साथ व्यापार की अनुमति दी गई या फिर अधिकार दिया गया।
तो कहीं ना कहीं भारत से व्यापारिक अधिकार को कम किया गया, उसमें कमी की गई और साथ ही साथ एक नए देश भारत के नॉर्थ में जो है उससे व्यापार की अनुमति दे दी कि आप वहां पर कुछ भी व्यापार कीजिए। तो आपको पता चलेगा, आपके बारे में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग कुछ कंपनियां भारत में और आई हैं ब्रिटेन से, तो उन कंपनीज को भारत में आने की अनुमति कब मिली या उनको हरी झंडी कब दिखाई गई? तो 1813 के इस चार्टर एक्ट में जब कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों को या अधिकारों को थोड़ा सा कम कर दिया था, तो उस समय यहां पर आगमन होता है और दूसरी कंपनीज का। क्लियर है क्या बात? अब यहां पर क्या हुआ, दो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सुनिएगा। क्या आपसे पूछा जाएगा कि व्यापार में कमी और शासन में वृद्धि किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो आपको बताना पड़ेगा कि वो चार्टर अधिनियम 1813 है। तो रेड्यूस द ट्रेड राइट्स एंड इंक्रीज द गवर्नेंस राइट। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहाँ पे इनसे अलग दो बातें, ये चाहे तो आप नोट करके यहां से लिख सकते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि भारत में मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में क्या हुआ, सबसे पहली बार जो टैक्सिंग है या फिर टैक्स सिस्टम है, कर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो ब्रिटिश क्राउन द्वारा कराई गई, और करी किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन कब की? तो भाई साहब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में भारत में कर लगाने की व्यवस्था का दोबारा से जन्म हो गया था। जो इससे पहले हमने मुगल काल में देखा था कि वहां पे कर लगाया जाता था, लेकिन जब से ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ये सब कंपनीज भारत में आई थी और इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था, तो उस क्रम में पहली बार कर लगाने की जो व्यवस्था थी वो कब आई? तो भाई साहब वो 1813 के इस चार्टर एक्ट में आई। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पर ब्रिटेन से नई नई कंपनी आएगी और वहां के जो आम नागरिक है उनको भी आने की अनुमति मिली, उनको भी अधिकार मिल गया कि आप लोग भारत में जाइए, घूमिए फिरिए, बहुत अच्छा माहौल वहां का रहता है, मजे कीजिए। तो वो लोग यहाँ पर आए, तो कहीं ना कहीं अब वो लोग यहाँ पर घुल मिल जाए, ये सब चीज हो जाए, तो कहीं ना कहीं भारत में अब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं यहां पर प्रचार प्रसार किया जाएगा, किसका? तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, कि शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो भाई साहब कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, ये कहां आता है भाई साहब? ये आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पे 2 से 3 बातें हमने करी है भाई साहब कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को थोड़ा सा कम कर दिया गया और जो प्रशासनिक जो इसके अधिकार थे उसमें बढ़ावा किया गया, फिर वृद्धि की गई। और बात ये थी कि भारत में कर व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हुई। और उसके बाद में क्रिश्चियनिटी या फिर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कब शुरू हुआ भारत में? तो वो एक्ट कौन सा है भाई साहब? 1813 का ये चार्टर एक्ट है। क्लियर है क्या बात? अब यहां से बात करेंगे अगले अधिनियम, और वो होगा 1833 का चार्टर एक्ट। क्लियर बात? तो बात करते हैं अगले चार्टर एक्ट की। आपको बताया था कि एक पूरी सीरीज चल रही है इसकी, 1793 से लेके 1853 तक का हमें चार्टर एक्ट पूरे करने हैं, तो उसमें से 2 हमने कर लिए। अब बात करते हैं अगले की। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की हम बात करने वाले हैं। 1833 का एक चार्टर अधिनियम आएगा। अब इसमें क्या है देखिए, पिछले अधिनियम में 1813 का जो अधिनियम आपने पढ़ा है सॉरी, तो 1813 के अधिनियम में हमने देखा था कि किस प्रकार से कंपनी के कुछ व्यापारिक अधिकारों को कम कर दिया था। लेकिन अभी 20 वर्षों के बाद में ऐसी स्थिति बन गई कि कंपनी के व्यापार को पूर्णतः बंद कर दिया। किसने किया? तो भाई साहब ब्रिटिश क्राउन ने किया। तो द ब्रिटिश क्राउन बैंड द ट्रेड ऑफ कंपनी कंप्लीटली अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया कि अब आप भारत में व्यापार नहीं करेंगे, आप केवल भारत में क्या करेंगे? आप भारत में शासन करेंगे। एंड गेव द राइट टू रूल इन इंडिया ओनली, और भारत में केवल
शासन करने का अधिकार दिया गया। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। ऐसा कौन सा अधिनियम है, पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। देखिए, कम करने वाली बात अलग है, लेकिन पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाली बात अलग है। तो पूर्णतः प्रतिबंधित किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। क्लियर है क्या मेरी बात? अब और यहां पर शासन की पूर्ण अनुमति या पूर्ण अधिकार कब मिला, तो वो भी 1833 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। अब बात करते हैं यहां से अगले। देखिए, पहले क्या होता था, हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा आया था 1793 का, उसमें 1773 का, तो उसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन व्यवस्था देख रही थी। तो उसने क्या किया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। अब उसी बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के साथ में कुछ यहाँ पे चेंज किया गया, कुछ परिवर्तन किया गया। अब देखिए वो परिवर्तन क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था और मद्रास और बॉम्बे की जो ये आपका स्टेट था उनको इसके अंडर किया गया था। लेकिन अभी क्या था, अभी यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और भारत के उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है, तो विलियम बेंटिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, हु was the first governor general of India and last governor general of Bengal। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है क्या, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो उसका नाम एक ही है और वो क्या है भाई साहब, विलियम बेंटिक है। ठीक है, तो विलियम बेंटिक को आप नहीं भूलना है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो भाई साहब वो विलियम बेंटिक था। और इस व्यक्ति को नहीं बदला गया, यहां से इसके पद को बदला गया, पद बना के क्या कर दिया, इसका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो किस अधिनियम के अंतर्गत ये सब चीज हो रही है, तो भाई साहब 1833 के अधिनियम के अंतर्गत ये सब चीजें हो रही हैं। साथ साथ इनको नोट करते रहना, अगर नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और क्या किया गया, अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को, भारत के इस गवर्नर जनरल को नियम बनाने का अधिकार दिया गया। तो थ्रू दिस एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड द राइट टू लॉ फॉर इंडिया। भारत के लिए नियम बनाने का जो अधिकार दिया गया इस गवर्नर जनरल को भारत के, वो किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया, तो वो भाई साहब 1833 का अधिनियम है। दोनों बात को कनेक्ट कर लेना यहां से, क्या कि जिस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा उसी समय इसको ये राइट भी दे दिया जाएगा कि भारत के लिए नियम कानून बनाएगा। तो कहीं ना कहीं 1833 की ही ये बात चल रही है, कानून बनाने की भी और भारत के गवर्नर जनरल बनाने की भी। क्लियर है क्या मेरी बात? तो यहां से हमें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में खाली इतनी ही बात करनी थी कि कंपनी के व्यापारिक राइट को पूर्णतः बंद कर दिया और यहां पर खाली किसका शासन मतलब अधिकार दिया गया, तो शासन व्यवस्था का शासन करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और यहां पर कौन थे, उनका नाम क्या है, तो विलियम बेंटिक थे। और इसी के साथ साथ एक काम और किया गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया केंद्रीय बजट लाया गया, सेंट्रल बजट लाया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रल बजट किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल पूछा जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट, सेंट्रल बजट कब लाया गया, तो ये लाया गया भाई साहब 1833 के अधिनियम के अंतर्गत। अब तक हमने क्या पढ़ा था या क्या पढ़ते थे, इसमें से दो बात थी कि भाई साहब कंपनी के व्यापारिक मामलों को पूर्णतः बंद कर दिया और यहाँ पे शासनिक व्यवस्था या शासनिक अधिकारों को पूर्ण रूप से इसको दे दिया। तो इनमें से 2 से 3 बातें और भी आप जोड़ सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके बाद में केंद्रीय बजट फर्स्ट टाइम लाया गया और इस भारत के गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया पहली बार 1833 के अधिनियम के अंतर्गत। अगर दिक्कत नहीं है तो यहां से आगे चलते हैं। अगला एक्ट देखिएगा दोस्त, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 1853।
तो यहाँ पर ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, ये लास्ट आपका चार्टर एक्ट होगा। इसके बाद में दूसरे अधिनियम आएंगे, भारत शासन अधिनियम आएगा, भारत परिषद अधिनियम आएगा, तो बहुत सारे आएंगे अभी, लेकिन अभी चार्टर एक्ट की श्रृंखला में लास्ट एक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि 1853 के इस अंतिम चार्टर एक्ट में क्या लिखा गया है। देखिए यही एक ऐसा एक्ट है जिसने आपको हमसे और हमें आपसे रूबरू होने का मौका दिया है, जिसकी वजह से आज हम लोग मार्कर पकड़ के बोर्ड पे खड़े हुए हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जरूरत है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना और नौकरी लेना। और इन चीजों की शुरुआत हुई थी कब, तो 1853 का ये चार्टर एक्ट आया था, जिस समय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं को पहली बार कब लाया गया, कब शुरुआत की गई, तो भाई साहब इसी एक्ट के अनुसार किया गया, 1853 का जो यहाँ पे चार्टर एक्ट रखा हुआ है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत की गई 1853 के इस चार्टर एक्ट के तहत की गई। और इसी के साथ साथ क्या किया गया, देखिए इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, गवर्नर जनरल की एक काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर जनरल की एक काउंसिल हुआ करती थी, एक परिषद हुआ करती थी, गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, जिसमें 4 मेंबर यहाँ पर हैं अभी। और इसी के साथ साथ एक दूसरी काउंसिल यहाँ पे बना दी, क्या है, विधान परिषद। क्या बना दी भाई साहब, विधान परिषद बना दी, लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान पहली बार विधान परिषद का गठन कब किया गया, तो 1853 के एक्ट के द्वारा किया गया। और नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों इस परिषद में, इस विधान परिषद में हुआ करते थे 12 सदस्य। तो कहीं ना कहीं इस वाली काउंसिल को कहा जाता था बड़ी संसद, और इस वाली काउंसिल को कहा जाता था छोटी संसद। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, कभी भी पूछी जा सकती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में बड़ी संसद के नाम से फेमस कौन था, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी। और इसी के साथ साथ एक दूसरी काउंसिल बनाई गई कब, 1853 के एक्ट के अनुसार, चार्टर एक्ट के अनुसार। वो कौन सी थी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विधान परिषद थी, जिसमें 14 मेंबर यहाँ पे हुआ करते थे। मेरी बात क्लियर है क्या? तो अब यहाँ से आगे की बात करते हैं। अब तक यहाँ पे सीओडी को क्या था, नए राज्य बनाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे सीओडी को नए राज्य बनाने की अनुमति दी गई, नए राज्यों का गठन करने की अनुमति दी गई। तो यहाँ पे पंजाब, सिंध और आसाम जैसे राज्य बने। एक इसमें और ऐड कर सकते हैं जो 1935 में भारत से अलग कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन द्वारा, और वो है बर्मा, जिसे हम म्यांमार के नाम से वर्तमान में जानते हैं। तो यहाँ पे पंजाब, सिंध, आसाम और बर्मा यहाँ पे जैसे राज्य बनाए गए, किसके द्वारा, सीओडी के द्वारा। और यहाँ पर क्या किया गया, अब तक हमने देखे कि जो सीओडी के मेंबर्स थे दोस्तों, वो सीओडी के मेंबर्स कितने होते थे, तो 24 होते थे। तो उन 24 मेंबर्स जो यहाँ पे होते थे, जिनको अपॉइंट करता था पहले गवर्नर जनरल। मैंने आपको पहले बताया था, देखिए पहले आपको बताया था कि जो बीओसी है, बीओसी के जो 6 मेंबर्स यहाँ पे बाद में बनाए गए थे, उन मेंबर्स को अपॉइंट करता था ब्रिटिश क्राउन। और अभी उसी प्रकार से यहाँ पर जो सीओडी है उसके मेंबर्स की संख्या कर दी गई 6। और अब इन 6 मेंबर्स को भी अपॉइंट कौन करेगा, तो इनका जो नियुक्ति करेगा वो भी ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सम्राट करेगा। क्लियर है क्या बात? देखिए चीजें आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई है। अगर आप एक दूसरे से दूसरी बातों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आसानी से लंबे समय तक याद रख पाएंगे, वरना रट्टाफिकेशन हो जाएगी। अभी आपको पढ़ने में बेहद मजा आएगा, 1 घंटे तक आपसे कोई कुछ भी पूछ ले आपको याद रहेगा, लेकिन मैटर करता है कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको वो याद होता है या नहीं होता है। आज पढ़ लिया तो आज के बाद में उसको भूलते हो या हमेशा याद रखते हो, मैटर ये चीजें करती है। तो साथ साथ इन बातों को नोट करते रहो और कोशिश करो कि आप एक बात को दूसरे से कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सीओडी को सबसे पहली बार राज्य स्थापित या फिर उनका राज्यों का गठन करने का एक अधिकार मिला, राइट मिला। और इन्होंने क्या किया, पंजाब, सिंध, आसाम और बर्मा जैसे कुछ राज्यों की स्थापना की, इनका गठन किया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सीओडी था, जो सीओडी के जो मेंबर्स होते थे, जिनकी संख्या पहले हमने देखी है 24 संख्या इनकी होती थी, जिनका कार्यकाल 1773
से पहले 1 वर्ष का था और आपको बताया था कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस एक्ट के अनुसार इनका जो टेन्योर है वो 4 वर्ष कर दिया गया था, अगर आपको याद है पहला लेक्चर आपने देखा हो तो। ठीक है दोस्तों, तो अभी इन्हीं की संख्या में एक डिक्रीज आया, इनकी संख्या में एक कमी आई और इनकी संख्या घटाकर कर दी कितनी, तो 6। और अभी यहाँ पर ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये 4 चार्टर एक्ट की एक पूरी श्रृंखला थी जिनको हमने एक ही साथ में निपटा लिया है दोस्तों। अब यहाँ से अगली जो हम बातें करेंगे वो बातें होंगी हमारी, अब क्या होगा, अब तक जितने भी अधिनियम बनाए हैं, देखिए 2 बातें होती है, पहले भी मैंने बताई थी, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है लेजिस्लेटिव और एक होती है एग्जीक्यूटिव। तो जो लेजिस्लेटिव होती है वो कानून बनाने का काम करती है और जो कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव वो कानूनों को लागू करने का काम करती है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करती है। तो अब तक क्या था, इस 1853 तक के जितने भी अधिनियम आएंगे यहाँ पर विधायिका का काम कर रही थी ब्रिटिश क्राउन, यहाँ पर लेजिस्लेशन का काम कर रही थी ब्रिटिश क्राउन और यहां पर कार्यपालिका का काम कर रही थी कौन, तो भाई साहब कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिएगा एक चीज, मैंने कहा कि 1773 से लेके 1853 तक के जितने भी एक्ट आएंगे यहां पर विधायिका का काम कर रही थी, लेजिस्लेशन एल से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। यहां पर ब्रिटिश क्राउन यहां पे क्या कर रही थी भाई साहब, ब्रिटिश क्राउन यहां पर विधायिका का काम कर रही थी, कानून बनाने का काम कर रही थी। लेकिन यहां पर एग्जीक्यूटिव का काम कौन कर रही थी, यहां पर कार्यपालिका का या फिर इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने या फिर उनका पालन करने का काम कर रही थी कौन, तो भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। लेकिन अभी यहां पर एक बदलाव आने वाला है, यहां से 5 से 6 साल बाद में 1858 से लेके 1947 तक जितने भी अधिनियम आगे जाके आएंगे, चाहे वो काउंसिल एक्ट हो या फिर भारत शासन अधिनियम हो, ठीक है, या फिर स्वतंत्रता अधिनियम हो, तो इन सब में जो विधायिका का काम करेगी तो वो भी ब्रिटिश क्राउन और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का जो काम करेगी तो वो भी ब्रिटिश क्राउन होगा। ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। क्लियर है क्या मेरी बात? क्योंकि अभी क्या होगा, कुछ वर्षों तक इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने एक अधिनियम लागू कराया था और वो अधिनियम था 1853 का चार्टर एक्ट। लेकिन इसके कुछ वर्ष बाद बीतते ही क्या होता है, 1857 की एक क्रांति होती है जिसमें भारतीय तांडव करते हैं, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध होता है, इनके शासन व्यवस्था का। उस समय डिमांड की जाती है कि हम भारत को आजादी चाहिए, इसको आप स्वतंत्रता दे दीजिए। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई परेशान, ये बार बार जाते थे ब्रिटिश क्राउन के पास में कि पिताजी ये तो स्वतंत्रता मांग रहे, कि पिताजी ये तो स्वतंत्रता मांग रहे हैं, कि भाई साहब इस तरीके की जब वहां पे दिक्कत हुई तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि एक काम कर, तू साइड हट जा, मैं खुद आता हूं। तो 1857 के बाद में 1858 का वो वर्ष है जब ब्रिटिश क्राउन भारत का शासन सीधा अपने हाथों में ले लेती है और खुद ही नियम बनाएगी और अब खुद ही यहां पर उन कानूनों को लागू करेगी। तो अब के बाद में हम जितने भी एक्ट यहां पर पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश क्राउन द्वारा बनाए जाएंगे और ब्रिटिश क्राउन द्वारा लागू किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो में आ रहा है फुल मजा, तो भाई साहब आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नई बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।